हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, ठीक है, जो होने वाला है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे हम किन विषयों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा विषय रहेगा भरूच, सांची का स्तूप, मथुरा, सारनाथ एवं गांधार की कला, दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक, पश्चिम भारतीय गुफाएं। ठीक है, आज हम ये चार ही पढ़ेंगे ये टॉपिक। उसके बाद अब ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल बात से, मतलब जनरल इंट्रो से। पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मौर्योत्तर काल की कला के बारे में, वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद का था। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद की कला के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की यदि हम बात करें तो सभी जानते हैं कि एक समय था जो मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ही चरम सीमा पर था। और उस समय उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य का बहुत ही नाम था, है ना, बहुत ही पावर में था मौर्य साम्राज्य। तो जो 2री शताब्दी के बाद मौर्य साम्राज्य अलग अलग राज्यों में बटा, तो अनेक शासकों ने अलग अलग राज्यों पर अपना हिस्सा जमा लिया। इसमें जो उत्तर भारत और मध्य भारत में कुछ जो राज्य पे हिस्सा किया, कुछ साम्राज्य अलग शासक थे, वो थे सुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त। ठीक है, इनका अधिकार हो गया। उसके बाद दक्षिण और पश्चिमी भारत की यदि हम बात करें तो वहाँ पर सातवाहन, इक्ष्वाकु, वाक्टों का अधिकार हो गया। और मौर्य काल में 6ठी शताब्दी के बाद थोड़ा बहुत जो था वो उनका बौद्ध और जैन का, मैंने बताया था कि बौद्ध और जैन का भी थोड़ा सा उदय हुआ था, उनके धर्म का उदय भी हुआ था। लेकिन अशोक के टाइम में वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध और जैन धर्म के बीच सनातन धर्म दब गया हो, नहीं, सनातन धर्म भी अपने चरमोत्कर्ष पर बना रहा। ठीक है, और सनातन धर्म के जो 2 मुख्य संप्रदाय थे, वैष्णव और शैव का 2री शताब्दी के बाद उदय हुआ। यदि हम बात करें मूर्ति कला के बारे में, जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, तो जो मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं वो मिले हैं विदिशा, भरूच जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, बोध गया जो वर्तमान बिहार में है, जग्गेपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा में, भज पुणे में और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में। ठीक है, पावनी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ से कला के, मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे हम बात करें भरूच के बारे में। तो भरूच में जो मौर्यकालीन मूर्तियाँ मिली हैं वो कुछ यक्ष और यक्षिणी जैसी मिली हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ आप पहले ही देख चुके हैं। तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ खड़ी अवस्था में होती थी, लंबी लंबी होती थी। तो वैसी ही कुछ मूर्तियाँ मौर्योत्तर काल में मिली हैं। ठीक है, आगे हम बात करें मूर्ति के बारे में कुछ। तो मूर्तियों का जो आयतन है उसके निर्माण में कम उभार देखने को मिला है, लेकिन रेखिकता का ध्यान दिया गया है। इस बार लाइन को यदि हम समझें तो कम उभार और रेखिकता का ध्यान। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मूर्ति है। कम उभार जिसका बेस है, जिस आधार पर ये बनाई गई है, उससे ऊंचाई इस मूर्ति की ज़्यादा उभार की नहीं है। ठीक है, ऊपर नहीं है, बहुत हल्का सा उभार दिया गया है। और रेखिकता का ध्यान दिया गया है। रेखिकता अर्थात जो मूर्ति बनाई गई है उनमें किस तरीके से ढाल देना है, कहाँ का रेखाएं, रेखिकता का ध्यान रखना है, वो सब इन्होंने देखा है। जैसे कि आप ये चक्र से देख रहे हैं, इनमें भी रेखाएं बनी हुई हैं। तो रेखाएं एक बोल सकते हैं कि बहुत ही हिसाब से ये रेखाएं बनी है। जितना भी पार्टीशन लिया है, रेखाओं के बीच में जितना भी अंतर है वो हर रेखा में उतना ही लिया गया है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें आख्यानात्मक उभार की, तो आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम
एक ओर झुके हुए परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। अब हम यदि बात करें आख्यानात्मक उभार, आख्यानात्मक की मैं बात बताऊं, आख्यानात्मक का मतलब है किसी भी मूर्ति में यदि किसी कहानी का हमें एहसास हो रहा है कि ये मूर्ति है, इसमें कुछ पात्र हैं और ये कुछ ना कुछ कहानी को दर्शा रहे हैं, तो उसे हम आख्यान मूर्ति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 3 आयामों के भ्रम के बारे में। तो ये आप मूर्ति देख रहे हैं इस तरीके से, ये मूर्ति थोड़ी झुकी हुई है, पैर इनका इधर की तरफ, आपकी दाईं ओर की तरफ देखने को मिला है। तो इस तरह की कुछ ढाल दे के ये मूर्तियां बनाई गई थी भरूच में जो मिली हैं मौर्य काल की। उसके बाद यदि हम बात करें भरूच में जो आख्यान फलक मिले हैं, आख्यान वही कथा, ठीक है, कथा के बारे में जो मिले हैं फलक मूर्ति मिली हैं, उनमें कम पात्रों की भूमिका दिखाई गई है। अब हम बात करें कम पात्रों के बारे में, तो कम पात्र अर्थात किसी भी नाटक में जब हम कोई कैरेक्टर होते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर लिए जाते हैं, हास्य कैरेक्टर, सैड कैरेक्टर, ऐसे करके। तो ये पात्र एक कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कम कैरेक्टर दिखाए गए हैं लेकिन उसमें कहानी अच्छे से बताई गई है। ठीक है, और जो मूर्तिकारों की जो वहाँ पे मिली हैं आकृतियाँ, वो अधिकतम आख्यान कथानक ही मिली हैं और यक्ष यक्षिणी की आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें भरूच में आख्यान उद्देश्य से यह प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कहते थे, है ना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये एक मूर्ति है, ये कला देखने को मिली है मूर्तिकारों द्वारा। आप सभी ने महात्मा बुद्ध की, सिद्धार्थ के जन्म से पहले की कुछ कहानियां सुनी होंगी हर किसी ने, जिसमें उनकी माँ को स्वप्न आए थे, चार पांच कुछ स्वप्न आए थे। तो उसमें से एक स्वप्न ये दर्शाया गया है इसमें कि एक हाथी है, ठीक है, ये हाथी, ये जो माया देवी जो सिद्धार्थ की माँ है वो लेटी हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनके स्वप्न में इनको ये हाथी दिखाई दे रहा है जो इनके गर्भ की ओर आ रहा है ना। तो ये कहानी के रूप में दर्शाई गई मूर्ति है, इसे कहते हैं आख्यानात्मक या कथानक मूर्तियां। आगे हम बात करें जातक कथाओं का जो चित्रण मिला है, जातक कथा भी वही होती है जिनमें कहानियां दर्शाई जाती है अपने चित्रों के द्वारा। ठीक है, तो जो जातक कथाओं का देखने को मिला है वो भी उनका तरीका बहुत सरल देखने को मिला है। ये कुछ जातक कथा है, इसमें एक राजा है, यहाँ पे ये एक उनका सैनिक है, वो इशारा कर रहा है, हिरन के को दर्शाया गया, हिरन को के शिकार के लिए। ठीक है, ये एक कहानी के रूप में दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो जो मूर्ति कला के विकास का अगला चरण देखने को मिला है, जो अगला चरण देखने को मिला है वो सांची के स्तूप फर्स्ट में मिला है, और ये मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और वेंगी स्थान पर मूर्तियों में देखा गया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें सांची के स्तूप की, तो सांची के स्तूप में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ दिखाए गए हैं। इसके चारों ओर तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं, और तोरण बुद्ध की जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं और अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पे आते आते आख्यान में विस्तार आ गया था, अर्थात जो स्तूप बने थे उनमें आख्यानों का विस्तार आ गया था। ठीक है, सांची के स्तूप में आख्यान अधिक विस्तृत हैं। कुछ ऐतिहासिक आख्यान हैं, जैसे कुशीनगर की घेराबंदी करते हुए, बुद्ध की कपिल वस्तु का भ्रमण करते हुए, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप को के दर्शन आदि कुछ मिले हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक बार स्तूप। तो ये स्तूप है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो बौद्ध धर्म का बहुत माननीय स्ट्रक्चर होता है, ये उनका धर्म स्थल होता है। ठीक है, अब हम बात करें तोरण के बारे में। तो चारों तरफ 4 तोरण अर्थात द्वार, प्रदक्षिणा पथ एक, ये इसकी चारों ओर परिक्रमा की जाती है। एक ऊपर प्रदक्षिणा पथ दिखाया गया है, ये ऊपर एक छत्र है, इसको हर्मिका कहा गया है, और ये स्ट्रक्चर कुछ अंडाकार दिखाया गया है। ठीक है,
तो ये जो तोरण है इन पर भी कथानक रूप में चित्रण किया गया, अर्थात कहानी, और वो कहानी सब किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मथुरा, सारनाथ एवं गांधार की कला के बारे में। तो उत्तर भारत में गांधार, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वह मथुरा और वेंगी आंध्र प्रदेश कला के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे इस काल में आते आते। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिला, अर्थात जो पहले बुद्ध की मूर्ति मिलती थी वो बहुत ही सरल सी होती थी, प्रतीक रूप में होती थी, लेकिन मथुरा और गांधार की कला में इनको मानव रूप मिला। आज हम जो बुद्ध की मूर्ति देखते हैं बैठी हुई अवस्था में, ध्यान मूर्ति, वो मथुरा और गांधार की उस काल की कला से इंस्पायर होके बनती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्ष की आरंभिक मूर्ति जैसी बनी है। यक्ष की मूर्ति कैसी थी? खड़ी अवस्था में। तो जो प्रारंभिक मूर्तियां मिली हैं वो बुद्ध की भी कुछ खड़ी अवस्था में मिली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गांधार में जो पाई गई बुद्ध की मूर्ति हैं वो यूनानी शैली में मिली हैं, और वह कुछ वैष्णव प्रतिमाएं भी मिली हैं मथुरा में और गांधार में, और शैव प्रतिमाएं भी मिली हैं। शैव अर्थात शिव की मूर्ति, वैष्णव अर्थात विष्णु की मूर्ति, और विष्णु की मूर्ति चक्र के साथ और शिव जी की मूर्ति त्रिशूल के साथ मिली है, और शैव प्रतिमाएं जो मिली हैं वो शिवलिंग के रूप में मिली हैं। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं वो मथुरा में सबसे अधिक देखने को मिली हैं संख्या की दृष्टि में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल मिले हैं, जैसे जग्गेपेट, अमरावती, भट्टी प्रोलूरो, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि। ये जगह के नाम है, स्थलों के नाम है जहाँ से अनेक स्तूप मिले हैं। ठीक है, अमरावती की बात करें तो अमरावती में एक महाचैत्य मिला है ना। महाचैत्य होता है एक गुफा के रूप में, ऐसे द्वार होता है उसके पीछे गुफा होती है। ठीक है, उसे चैत्य कहा गया है, जो बौद्ध धर्म का एक अच्छा प्रतीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वो जगह, उसे उन्होंने महाचैत्य कहा है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो 3 शताब्दियों में हुआ है, अर्थात तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व, फिर दूसरी शताब्दी में और तीसरी शताब्दी में। लेकिन जो अत्यधिक विकास देखने को मिला है, जो सर्वोत्तम विकास देखने को मिला है, वो पहली और दूसरी शताब्दी में देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पर भी आख्यानों का चित्रण बड़े पैमाने पर है जो बुद्ध के जीवन घटनाओं पर आधारित है। तो कुल मिला के यदि हम सोचें तो मौर्योत्तर काल के और जो बुद्ध से रिलेटेड जो भी स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सब में बुद्ध के जीवन के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो तीसरी शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली में जो प्रतिमाएं मिली हैं वो आकृतियों में अनुप्राणित गति कम हो गई थी उनमें। ठीक है, मतलब बनाने की जो गति थी उनकी कुछ कम हो गई थी, है ना। और जो अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली है उनमें बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं देखने को मिली हैं। ठीक है, बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं देखने को मिली हैं। गुंटापल्ली में चट्टान काट कर एक गुफा बनाई गई। ठीक है, एक गुफा बनाई गई, जो गुफा आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक चट्टान को काट कर वो गुफा बनाते थे, है ना। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम पत्थरों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग हाथ से खोद खोद के क्या काट काट के बनाते थे, है ना। तो ये जो गुफाएं मिली हैं वो बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष बनाए गए हैं, वहाँ पे मिले हैं। अर्थात पहले गुफा, उसके अंदर जाएंगे आप तो आपको वृत्ताकार एक चैत्य कक्ष देखने को मिलेगा। तो अब तक की खुदाई में जो सबसे बड़ा स्तूप मिला है, ये आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, अब तक की खुदाई में सबसे बड़ा स्तूप सन्नति कर्नाटक में मिला है, जो जनपद गुलबर्ग में है।
बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ उनके अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बौद्धिस्त्व की प्रतिमाएं भी मिली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली क्विज मिलेंगी। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।